आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। शराबबंदी कानून से खिलवाड़ करने वाले अब बच नहीं पाएंगे, जैसा कि कल भी सीएम नीतीश ने दो टूक कहा था। शराबबंदी पर सीएम की समीक्षा के बाद पुलिस एक्शन में है और इसी कड़ी में सिवान से एक ऐसे शख्स की गिरफ्तारी हुई है जिसका कनेक्शन सियासत से जुड़ता दिख रहा है। कौन है वो शख्स और किससे है कनेक्शन, पूरी रिपोर्ट देखिए। लेकिन कुछ तो जगह जगह करता है गड़बड़। अब उसके बारे में तो जितनी सजगता होगी और जितना एक्शन होगा उसी से नियंत्रण होगा, तो उसकी शुरुआत तो बड़ी तेजी से होगी। उसी सख्त शुरुआत की कड़ी में मंगलवार को सिवान में कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन रामायण चौधरी को पुलिस ने दबोचा है। खाकी रस्से में बंधा यही है रामायण चौधरी, जिसकी गिरफ्तारी शराब कांड में हुई है। गिरफ्त में आए रामायण चौधरी पर शराब सहित 1 दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हैं। पुलिस के मुताबिक सितंबर में मैरवा थाने की पुलिस ने अंग्रेजी शराब से लदे एक ट्रक को बिहार उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर पकड़ा था। ट्रक के साथ 7 तस्करों को मौके से गिरफ्तार किया गया था। पूछताछ में पकड़े गए आरोपियों ने रामायण चौधरी के यहां डिलीवरी की जानकारी दी थी। इसी केस में छापेमारी कर उसे गिरफ्तार किया गया है। ये रामायण चौधरी कितना पहुंचा हुआ शख्स है, ये वायरल तस्वीर देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। शराब कांड का आरोपी रामायण चौधरी की तस्वीर तेजस्वी और तेज प्रताप दोनों के साथ है। रामायण चौधरी को तेज प्रताप और तेजस्वी का करीबी माना जाता है। मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी रामायण चौधरी 2022 में होने वाले एमएलसी चुनाव की तैयारी में है। तो अब सवाल है कि इन दोनों तस्वीरों का सच क्या है। किस हैसियत से दर्जन भर केस वाला रामायण चौधरी तेजस्वी और तेज प्रताप के साथ तस्वीरें खिंचवा रहा है। जाहिर है इन सवालों का जवाब बिहार भी जानना चाहता है। न्यूज़ 18 के लिए सिवान से मृत्युंजय कुमार की रिपोर्ट। तो सरकार की सख्ती के बाद मद्य निषेध विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है और संयुक्त रूप से बड़ी कार्रवाई की गई। नक्सली इलाके के जंगलों में छापेमारी कर 12 शराब की भट्टियों को ध्वस्त किया गया। साथ ही 2000 लीटर महुआ जावा भी नष्ट हुआ। जंगल के बीच शराब की भट्टियों की ये तस्वीरें मुंगेर की हैं, जहां 1-2 नहीं पूरे दर्जन भर भट्टियां चल रही थी। प्लास्टिक के डब्बों में शराब बनाने के लिए महुआ रखा गया था। उत्पाद विभाग की टीम ने जब तलाशी शुरू की तो जमीन के नीचे से महुआ से भरे डब्बे निकलने लगे। यह तस्वीर धरारा के बरमन्नी जंगल की है, जो नक्सल प्रभावित इलाका है। पुलिस ने शराब की जिन भट्टियों को ध्वस्त किया उनसे धुआं निकलता दिख रहा है। साफ है कि कुछ समय पहले तक इन भट्टियों पर शराब बनाई जा रही थी और शराब कारोबारी यहां मौजूद थे। हालांकि पुलिस की छापेमारी से पहले ही धंधेबाज फरार हो गए। मौके से फूला हुआ महुआ जावा बरामद हुआ, जिसे नष्ट कर दिया गया। इसके अलावा 45 लीटर तैयार शराब भी नष्ट की गई। टीम के द्वारा मिलकर संयुक्त रूप से छापामारी की गई बरमन्नी जंगलों में और 45 लीटर चुलाई शराब बरामद हुआ और करीब 2000 केजी जावा महुआ नष्ट किया गया और 12 भट्टी को ध्वस्त किया गया। शराबबंदी पर सीएम की महासमीक्षा के बाद सख्ती बरती जा रही है और पुलिस के साथ मद्य निषेध विभाग की टीम लगातार छापेमारी कर रही है। बचने के लिए शराब के धंधेबाज अब जंगलों का रुख कर रहे हैं। शराब के अवैध कारोबारियों को नक्सलियों के संरक्षण की खबर पहले भी आई है और एक बार फिर नक्सल प्रभावित इलाके में शराब की भट्टियां मिली हैं। मुंगेर से न्यूज़ 18 के लिए अरुण शर्मा की रिपोर्ट। तो शराब को लेकर बिहार भर में छापेमारी हो रही है, शराब पकड़े जा रहे हैं, लेकिन आज राजधानी पटना में शराब की बड़ी खेप पकड़ी गई, जो अपने आप में बड़ा सवाल है। सवाल है कि इतनी बड़ी मात्रा में शराब पटना तक पहुंची तो पहुंची कैसे। राजधानी पटना में पकड़ी गई पंजाब वाली शराब।
रद्दी काटन में शराब तस्करी की नई तरकीब देखी। रद्दी काटन की ये ढेर देखकर सोच पाना मुश्किल है कि इसकी आड़ में लाखों की शराब तस्करी की जा रही थी। लेकिन जब पकड़े गए ट्रक में रद्दी के काटन को उतार कर देखा गया तो पुलिस के भी होश उड़ गए। रद्दी कार्टून है, इसको यूज किया था। ट्रक के ऊपर में रद्दी कार्टून रखे गए थे, भारी मात्रा में ये कार्टून रखा गया था। दूर दूर तक देखिए, इसको बंडल बना कर रखा गया था और इसके नीचे शराब की पेटी थी। यानी अगर पुलिस चेक भी करती तो चारों तरफ से कवर किया गया था इसी कार्टून से। ये रद्दी कार्टून है जिसको कबाड़ी में दिया जाना था और शायद पुलिस को ये लग सके कि ये कार्टून से भरा ट्रक है, लेकिन इसके अंदर थी शराब की पेटी। राजधानी पटना में शराब की ये बड़ी खेप पंजाब से बिहार पहुंची थी। इसकी तस्दीक ट्रक का ये नंबर कर रहा है। ट्रक का नंबर है PB13U 4805। जिन दो लोगों को पुलिस ने ट्रक के साथ पकड़ा है वो भी पंजाब के ही रहने वाले हैं। इन्वेस्टिगेशन में कुछ तो बातें आई होंगी, कहाँ से आ रही है शराब, नहीं आ रही है। जी सर, हमने 2 आदमी को रिटेन किया है। वो दोनों बेसिकली रहने वाले पंजाब के हैं और गाड़ी का नंबर भी जो है वो पंजाब का है, रजिस्ट्रेशन नंबर में भी। और हम लोग बस इस पर कार्रवाई करेंगे सर कि ये कहाँ से आ रहा था और कहाँ जा रहा था। अब सवाल है कि पंजाब से आई शराब की इतनी बड़ी खेप कहां खपाई जानी थी। ये खेप किसे डिलीवर होना था? कई जिलों को पार कर शराब से लदा ट्रक पटना तक पहुंचा तो पहुंचा कैसे? पटना से न्यूज़ 18 के लिए संजय कुमार की रिपोर्ट। समस्तीपुर में जहरीली शराब से 2 लोगों की मौत की खबर है। परिजनों के मुताबिक दोनों ने शराब पी थी और इसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई और मौत हो गई। एक आदमी की तबीयत खराब है, जिसे इलाज के लिए पटना भेजा गया है। हालांकि पुलिस अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। साथ में ही बैठ के गए थे वहाँ पे और देर शाम को वहाँ पे इन लोगों ने शायद शराब पी, जो गांव से ही बरामद हुई। क्योंकि ये सूचना मेरे भाई को जब हम यहाँ हॉस्पिटल लेके आ रहे थे तो उस टाइम मेरे भाई ने बताया। मैंने उनसे बार बार पूछा कि तुमने क्या ली, क्या कहाँ से ली, कौन है, तो इसने बताया कि गांव से ही मिली ये सब चीज़ हमें। और जब अगले दिन देर दिन तक नहीं उठा, फिर तो हम लोग परेशान हो गए। शाम को फिर जब मैंने उठाया तो उनके पास कोई होश नहीं था बोलने का, ना कुछ, ऐसा करके पूरा एकदम लाचार हो गया था पूरा। अभी जस्ट आधा घंटा पहले सूचना आई थी कि शिवाजी नगर प्रखंड में हथौड़ी थाना क्षेत्र एक गांव है बल्लीपुर, जहां पे 5 तारीख को एक शादी समारोह में 2 व्यक्ति वहां पे गए थे शिरकत होने के लिए। एक व्यक्ति की आज डेथ हुई है। पूरे मामले की हम लोग जांच करवा रहे हैं। टीम बनाई जाएगी एक्साइज सुपरिटेंडेंट साहब के नेतृत्व में और जैसा ही जो रिपोर्ट आएगा हॉस्पिटल का और दूसरा कोर्स के हिसाब से आगे कार्रवाई की जाएगी। चलिए, एक बड़ी खबर आ रही है स्पाइस जेट की लेट लतीफी से जुड़ी हुई। लेकिन यह शिकायत किसने की है? तो स्पाइस जेट की सर्विस पर शिवदीप लांडे ने सवाल खड़े किए हैं। स्पाइस जेट की फ्लाइट संख्या SG 923 से पटना आ रहे थे IPS अधिकारी शिवदीप लांडे। मुंबई से विमान ने 2 घंटे 20 मिनट बाद उड़ान भरी। विमान में बैठने के 1.25 घंटे तक यात्रियों को सूचना नहीं दी गई और यात्रियों के हंगामे के बाद 2:55 की फ्लाइट 4:30 पर उड़ान भर पाई। फेसबुक पर पोस्ट कर स्पाइस जेट पर उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। साथ ही बिहार में योगदान के लिए पटना शिवदीप लांडे पहुंच चुके हैं और स्पाइस जेट की लेट लतीफी और वो फेसबुक का पोस्ट आप देख पा रहे हैं, जिसमें उन्होंने फ्लाइट संख्या SG 923 से मुंबई से पटना आने के दौरान अपनी परेशानी पर कुछ बातें लिखी हैं। स्पाइस जेट फ्लाइट की दुर्भाग्यपूर्ण और निराशाजनक व्यवस्था को आज मैंने महसूस किया, यह शिवदीप लांडे ने लिखा है। उन्होंने लिखा है कि आज मेरी फ्लाइट के प्रस्थान का समय दोपहर 2:55 था, जिसे आगे एक्सटेंड किया गया और 4 बजे की बात कर दिया गया। बिहार में पंचायत चुनाव की शुरुआत से हिंसा का दौर अब तक जारी है। अब मतदान के सिर्फ 2 ही चरण बचे हैं, लेकिन चुनावी रंजिश में मारपीट, जानलेवा हमले का बढ़ता ही जा रहा है कहर। बुधवार को मतदान से पहले एक बार फिर कई जगहों पर प्रत्याशियों और उनके रिश्तेदारों पर अपराधियों ने हमला कर दिया। पंचायत चुनाव पर फिर खून के छींटे। 10वें चरण से पहले ही हिंसा।
कहीं प्रत्याशियों पर हमला, कहीं परिजन बने निशाना। बिहार में पंचायत चुनाव अब अंतिम पड़ाव पर है। 8 दिसंबर को 10वें चरण का मतदान होना है, लेकिन चुनावी रंजिश में शुरू हुआ हिंसा का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। आपके टीवी स्क्रीन पर ये 3 तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि तमाम सुरक्षा व्यवस्था और तैयारियों के दावे के बीच कहीं प्रत्याशियों पर हमला हो रहा है तो कहीं उनके परिजन निशाना बन रहे हैं। मतदान से पहले एक बार फिर कई जगहों पर चुनावी रंजिश में मारपीट और गोलीबारी की घटना हुई। बात छपरा की करें तो मांझी थाना क्षेत्र के मुबारकपुर पंचायत निवर्तमान मुखिया विजय यादव के पिता को अपराधियों ने सोमवार की रात गोली मार दी, जिसमें वे गंभीर रूप से घायल हो गए। अपराधियों का दुस्साहस देखिए कि घटना के बाद पुलिस ने जब अपराधियों का पीछा किया, अपराधियों ने पलटकर पुलिस पर भी फायरिंग की। इधर लखीसराय में भी सैदपुरा पंचायत के मुखिया प्रत्याशी गणेश कुमार पर भी अपराधियों ने जानलेवा हमला किया। सोमवार की शाम चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद लौट रहे प्रत्याशी पर अपराधियों ने फायरिंग शुरू कर दी। हालांकि अंधेरे की वजह से मुखिया प्रत्याशी को गोली छूकर निकल गई। वहीं इस घटना के बाद पिपरिया प्रखंड के 5 पंचायतों में मतदान को लेकर पुलिस ने फ्लैग मार्च किया ताकि मतदान के दौरान लोगों में सुरक्षा का भरोसा हो सके। सिवान के महाराजगंज में भी 8 दिसंबर के मतदान से पहले चुनावी रंजिश में मारपीट की घटना सामने आई। पढ़ेड़ा पंचायत में जनसंपर्क अभियान के दौरान अपराधियों ने निवर्तमान मुखिया के बेटे को ही निशाना बनाया और कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, जिसके बाद गंभीर रूप से घायल मुखिया प्रत्याशी के बेटे का सदर अस्पताल में इलाज के बाद रेफर कर दिया गया। पंचायत चुनाव में 10वें चरण के मतदान से पहले हिंसा का दौर यही नहीं थमा। सीतामढ़ी के सोनबरसा प्रखंड में भी जिला परिषद सदस्य के प्रत्याशी समीर रजा के पोते को अपराधियों ने निशाना बनाया और गोली मार दी। गंभीर रूप से घायल प्रत्याशी का पोता नर्सिंग होम में एडमिट है। जाहिर है इन तमाम जगहों पर मतदान से ठीक पहले हुई हिंसा की घटना प्रशासन के चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के दावे की पोल खोल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। 8 दिसंबर को पंचायत चुनाव का 10वें चरण के लिए वोटिंग होनी है और इस चरण में 34 जिलों के 53 प्रखंडों में मतदान होगा। वोटिंग 24,820 पदों के लिए होगी और इसके लिए 93,725 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। 10वें चरण के लिए 2,953 उम्मीदवारों का निर्विरोध निर्वाचन हो चुका है। मतदान के बाद 10 और 11 दिसंबर को वोटों की गिनती होगी। भागलपुर के इंग्लिश गांव में गंगा से लगातार कटाव जारी है। आज एक सरकारी शौचालय गंगा में समा गया और इससे पहले 5 दिसंबर को पानी की टंकी कटाव की चपेट में आ गई थी। गांव में करीब 300 मीटर सड़क भी गंगा में समा चुकी है और इस इलाके में करीब 6 महीने से कटाव जारी है। ग्रामीणों ने अधिकारियों से लेकर जनप्रतिनिधियों तक गुहार लगाई, लेकिन सुनवाई नहीं हो पाई। कंक्रीट का टॉयलेट भर भरा कर ढह रहा है तो सपनों का आशियाना टुकड़े टुकड़े होकर दरिया में समा रहा है। जब से गंगा नदी गुस्से में आई है तब से फरका पंचायत का इंग्लिश गांव तहस नहस होकर रह गया है। लाखों रुपए खर्च कर बना सार्वजनिक शौचालय उफनती धारा में समा रहा है तो कभी पक्का मकान टूट टूट कर चारों तरफ बिखर रहा है। बोराई गंगा नदी ने सिर्फ 2 दिन के अंदर न जाने कितने ग्रामीणों के सिर से छत छीन ली और न जाने कितनों की बसी बसाई घर गृहस्थी उजाड़ कर रख दी। सालों से गंगा नदी के कटाव और बाढ़ में बर्बाद होते और फिर तिनका तिनका जोड़कर उठ खड़े होते इस गांव के बाशिंदे हर बार प्रशासन से मदद की आस देखते हैं, लेकिन कभी भी आश्वासनों की घुट्टी से ज्यादा कुछ नहीं मिलता।
इस बार भी जब गंगा नदी ने पूरे गांव को मिट्टी में मिला दिया है तो कहीं से भी ना तो कोई मदद मिल रही है और ना ही कोई आस दिख रही है। अपनी आंखों के सामने तबाही और बर्बादी का भयावह मंजर देख रहे ये ग्रामीण एक बार फिर गंगा के उफान में अपना सब कुछ लुटाकर अपनी हालत पर रो रहे हैं। जिंदगी बांटने वाली गंगा नदी हंसती खेलती जिंदगियां उजाड़ने पर आमदा हो गई। कभी पक्के मकान जमींदोज कर रही है तो कभी सरकारी टॉयलेट लील रही है। कटाव की बर्बादी से सहमे ग्रामीण हर ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं। आशीष कुमार, न्यूज़ 18 भागलपुर। कोरोना की तीसरी लहर से पहले पीएमसीएच कोरोना मरीजों के लिए तैयार हो चुका है और आईसीयू वार्ड में बेड से लेकर वेंटिलेटर तक लगा दिए गए हैं। अस्पताल प्रशासन की ओर से कोविड कंट्रोल रूम, सीसीटीवी मॉनिटरिंग सेल की स्थापना की गई है। तीसरी लहर से निपटने की तैयारी। कोरोना से जंग के लिए तैयार पटना का पीएमसीएच। सबसे बड़ा अस्पताल, सबसे बड़ी तैयारी। कोरोना की तीसरी लहर के कहर से बिहार को बचाने के लिए राज्य का सबसे बड़ा अस्पताल पटना का पीएमसीएच सबसे पहले तैयार हो चुका है। किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए पीएमसीएच में फिलहाल 36 बेड लगाए गए हैं, जिसमें 25 बेड आईसीयू में और 11 बेड जनरल वार्ड में हैं और जल्द ही 85 और बेड लगाए जाएंगे। आईसीयू वार्ड में वेंटिलेटर से लेकर मॉनिटर लगाने के साथ ही डॉक्टर, नर्स और टेक्नीशियन की भी तैनाती हो चुकी है, जो किसी भी हालात से निपटने के लिए 24 घंटे तैयार है और जरूरत पड़ने पर पूरे पीएमसीएच को कोविड हॉस्पिटल में बदला जा सकता है। जनरल वार्ड रहेंगे, उस पर भी सब पर ऑक्सीजन पाइपलाइन, सक्शन, सब चीज़ अवेलेबल है 110 बेड पर यहाँ पे। फिर अगर ज़रूरत पड़ेगा तो हम ऊपर चले जाएंगे, अगर ज़रूरत होगा तो पूरे हॉस्पिटल को हम कन्वर्ट करके 800-1000 बेड का भी हम दे सकते हैं जनरल वार्ड। कोरोना की पहली और दूसरी लहर झेलने के बाद अस्पताल प्रबंधन के पास न सिर्फ हालात को काबू करने का अनुभव ज्यादा है, बल्कि तैयारी भी पहले से ज्यादा है। शायद यही वजह है कि पिछले दिनों समीक्षा बैठक के बाद राज्य के सबसे बड़े अस्पताल को सबसे पहले अलर्ट मोड में रखा गया है। सर, पिछले दफा 2 लहर हम लोग झेल चुके हैं और सारे मरीजों का इलाज काफ़ी अच्छे तरीके से किया गया और उसके लिए इस लहर में भी सारी तैयारी है और सर के नेतृत्व में इसके हर तरह से पूर्णतः विश्वास है कि सब अच्छा रहेगा। बताते चलूं कि जो भी आप 25 बेड का आईसीयू देख पा रहे हैं, उसकी मॉनिटरिंग के लिए कंट्रोल रूम अलग से बनाए गए हैं। साथ ही सभी डॉक्टर्स के चैम्बर में सीसीटीवी के जरिए निगरानी भी की जाएगी। हालांकि राहत की बात यह है कि जिस ओमिक्रॉन को लेकर अलर्ट किया गया है, बिहार में अब तक एक भी केस पॉजिटिव नहीं मिला है। हालांकि जो डेल्टा है उसके मरीज धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, लेकिन चिंता की बात नहीं है क्योंकि सरकार अलर्ट पर है, तो पीएमसीएच प्रशासन भी तैयारी में जुटा हुआ है। कैमरामैन मनीष जुनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना।